नमस्कार साथियों। असम सरकार पॉलीगैमी के ऊपर जो कानून लेकर आई है, हमारा आज का वीडियो उस कानून के ऊपर होने वाला है कि वो जो कानून है वो है क्या, उसके प्रावधान क्या है, कौन कौन सी पार्टी उससे प्रभावित होने वाली है, इस कानून के फेवर में सरकार का क्या कहना है, यानी कि जो सरकार है वो इस कानून को क्यों लेकर आई है, अगर ये कानून फॉलो नहीं किया गया तो किस किस तरीके की पेनल्टीज इस कानून के अंतर्गत हो सकती हैं, प्लस जो इस कानून के क्रिटिक्स हैं, जो आलोचक हैं, उनका क्या मत है, उनका क्या कहना है, वो किस तरीके से इसका विरोध करते हैं, प्लस जो वुमेन एक्टिविस्ट्स हैं जिनके लिए ये कानून वरदान साबित होगा ऐसा कहा जा रहा है, उन वुमेन एक्टिविस्ट्स का क्या कहना है, वो क्यों इस कानून को फेवर कर रही हैं, और जो बाकी के एक्टिविस्ट्स हैं या समाज सुधारक हैं उनका इस बारे में क्या कहना है कि किस तरीके से ये कानून अलग अलग पहलुओं पर अलग अलग तरीके से प्रभाव डालने वाला है। तो मैं शुरू करता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये कानून है क्या। ये कानून ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी मैरिज में ऑलरेडी है, यानी कि उसकी एक शादी चल रही है और उस शादी के चलते हुए अगर वो दूसरी शादी कर लेता है तो उस व्यक्ति को 7 साल की सजा होगी, 7 साल के लिए उसे जेल भेजा जाएगा। एक कानून तो यह, वही 7 साल की सजा 10 साल की सजा में बदल दी जाएगी अगर वो अपनी पहली पत्नी को बताए बिना दूसरी शादी कर लेता है। तीसरी चीज, इस शादी को फैसिलिटेट करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों, जो पंचायत है, गांव की पंचायत उसका हेड है, या फिर वो जो शादी करवाने वाला व्यक्ति है, अगर मुसलमान है तो वो जो काजी है, अगर वो शादी कराता है तो उसको भी 2 साल के साथ साथ फाइन करने का प्रावधान है। कहने का मतलब यह है कि जो वो दूल्हा है, जो वो व्यक्ति है, उसे तो सजा होगी ही होगी, उसके साथ जो और लोग इन्वॉल्व हैं उनको भी इसमें सजा देने का प्रावधान किया गया है। अब देखिए, क्योंकि वो जो सेकंड मैरिज है वो तो वैलिड मानी नहीं जाएगी, तो वो जो दूसरी लड़की है जिससे शादी हुई है वो वहां पर पीड़ित कंसीडर की जाएगी। अब क्योंकि देखिए, वो जब शादी ही वैलिड नहीं हुई तो वो तो शादी करके भी शादी से अलग हो गई, तो उसको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, उसको कॉम्पनसेशन का अधिकार होगा, उसको लीगल सहायता प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, अब इस कानून से किन लोगों को छोड़ा गया है जो इस कानून के अंडर नहीं आएंगे? कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं असम में रहने वाली, देखिए असम में एक बड़ी संख्या ऐसी है जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंडर आती है, तो उन लोगों को उनके जो लोकल कस्टम्स हैं उनको कंसीडर करते हुए इस कानून से बाहर रखा गया है। अब हम बात करते हैं जो गवर्नमेंट है वो ये कानून लेकर क्यों आई है, गवर्नमेंट का कहना क्या है। देखिए, गवर्नमेंट क्या कहते हैं कि जो वुमेन राइट्स हैं, जो वुमेन की डिग्निटी है, उसे किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। उसके जो अधिकार हैं, महिला के जो अधिकार हैं, उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उसकी डिग्निटी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी डिग्निटी, उनके राइट्स को ध्यान में रखते हुए यह कानून लाया गया है। अब देखिए, जो आलोचक हैं, जो क्रिटिक्स हैं, उनका इस विषय पे क्या कहना है, उनका विरोध क्यों है। पहली बात तो उनकी यह है कि जो ये समय है, ये इलेक्शंस आने वाले हैं असम के अंदर, तो उनका कहना यह है कि इलेक्शन के लिए इस कानून को लाया गया है, इस कानून के लिए इस समय को चूज किया गया है, जिससे कि जो रिलीजन बेस पे लोगों को पोलराइज किया जा सके, रिलीजन के बेस पे एक समूह के वोटों को बटोरा जा सके, इसलिए यह कानून लाया गया है। यानी कि ये जो टाइमिंग है इस पे ऑब्जेक्शन किया गया है। दूसरी बात यह है, देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो कानून है ये किस पर लागू होने वाला है। ये कानून उन लोगों पर लागू होगा जो दूसरी शादी को वैलिड मानते हैं, जो अपने कस्टम्स के हिसाब से जिनको दूसरी शादी अलाउड है, और वो कौन सी कम्युनिटी है, वो है मुस्लिम कम्युनिटी। तो मुस्लिम कम्युनिटी के जो फेवर में एक्टिविस्ट हैं उनका कहना यह है कि ये कानून सोशल रिफॉर्म के भेष में मुस्लिमों को टारगेट करने वाला है, यानी कि ये जो कानून है ये स्पेशली मुसलमानों को टारगेट करने के लिए लाया गया है, उनके जो सोशल राइट्स हैं, उनके जो पर्सनल लॉ है उस पर हमला करने के लिए यह कानून लाया गया है। वो एक चीज और क्या कहते हैं कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इससे बाहर रखा गया है, इसका मतलब यह है कि कानून की नजर में जो मुसलमानों को जो शेड्यूल्ड ट्राइब से अलग समझा गया है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि कानून की नजर में एक कम्युनिटी को अलग तरीके से ट्रीट किया जाए और दूसरी कम्युनिटी को अलग तरीके से। कहने का मतलब यह है
वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस कानून के द्वारा केवल मुसलमानों को टारगेट किया गया है। अब देखिए, इसके अगर अलग अलग पहलुओं को देखें तो जो ये लॉजिक अब मुसलमान लोग दे रहे हैं, जो मुसलमान जो क्रिटिक्स हैं, जो लॉजिक दे रहे हैं कि कानून की नजर में अलग अलग कम्युनिटी को अलग अलग कैसे ट्रीट किया जा सकता है, तो जो और कम्युनिटी के एक्टिविस्ट हैं, जो और कम्युनिटी के फेवर में बात करने वाले हैं, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि जो अब आप तर्क दे रहे हो, जो मुसलमानों के फेवर में तर्क दिया जा रहा है शेड्यूल ट्राइब्स के अगेंस्ट, उसका हवाला देते हुए वो लोग ये कह रहे हैं कि हम भी तो यही बात कह रहे हैं पिछले 75 सालों से कि केवल एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को आप विशेष अधिकार कैसे दे सकते हैं कानून के द्वारा। यानी कि कानून की नजर में एक कम्युनिटी वो मल्टीपल मैरिज कर सकती है और बाकी के सारे समुदाय वो केवल एक ही शादी कर सकते हैं। तो लॉ की नजर में, कानून की नजर में ये भेदभाव है, और ये ही चीज जो अब मुसलमान कह रहे हैं, यही चीज हम पिछले 75 साल से कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, कानून की नजर में सब एक जैसे होने चाहिए। दूसरी बात क्या है, जो उनका कहना है कि लीगल यूनिफॉर्मिटी जरूरी है समाज के अंदर, तो इससे बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। वो बातें क्या क्या ठीक होंगी वो अभी हम बात करने वाले हैं। लेकिन जो वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं, उनकी एक लंबी सूची है, कंप्लेंट्स की एक लंबी सूची है। जो जो ये मल्टीपल मैरिज है, इसकी वजह से जो जो इश्यूज होते हैं वो बहुत सारे हैं। वो क्या क्या कहते हैं? देखिए, एक बात तो वो ये कहते हैं कि ये जो कानून है ये जेंडर इक्वेलिटी के अगेंस्ट है। जहां पुरुषों को मल्टीपल मैरिज करने का अधिकार है, वहीं महिलाओं को एक से ज्यादा शादियां करने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि सब लोग समान हैं, दोनों जेंडर समान है, महिला और पुरुष समान है, तो जो ये वाला जो विशेष अधिकार दिया गया है पुरुषों को, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी में हो, ये महिलाओं के अधिकारों के विरुद्ध जाता है। एक बात तो हो गई है जेंडर इक्वेलिटी की बात। दूसरी बात वो कहते हैं कि इससे महिलाओं को फाइनेंशियल लॉस होता है। देखिए, जब कोई पुरुष 2 शादी करता है या 2 से ज्यादा शादी करता है, तो जो उसकी इनकम है वो उसी हिसाब से अलग अलग परिवारों में बढ़ जाती है। अब अगर उसकी इनकम फॉर एग्जांपल 20,000 है, जो अभी एक ही घर में एक परिवार में आ रही थी, अब अगर उसकी दूसरी शादी हुई तो परिवार हो गए 2, अब वो बट के हो जाएगी 10,000। 10,000 भी तब होगी जब वो बहुत इम्पार्शियल है, दोनों पत्नियों को एक जैसा व्यवहार करता है। अगर उसका व्यवहार नई पत्नी के लिए थोड़ा सा ज्यादा उसके फेवर में हुआ तो वो इनकम और कम हो जाती है। तो जो पहले वाली पत्नी है उसके खर्चों में कटौती, चाहे बच्चों की पढ़ाई है, खाने पीने का खर्चा है, वो जो घर चलाने का जो खर्चा है वो आधा हो जाता है। उसे जो फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं सेकंड मैरिज के कारण, ये बहुत ज्यादा है। तो ये जो जेंडर इक्वेलिटी के साथ साथ जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, उनसे बचने के लिए जो सेकंड मैरिज है इसको अवॉइड किया जाना चाहिए। तीसरी बात क्या है कि देखिए, उनका कहना क्या है महिलाओं का कि बहुत बार ऐसा होता है जब पुरुष दूसरी शादी कर लेता है तो वो पहले वाली पत्नी को छोड़ देता है। अब जब पहले वाली पत्नी को वो छोड़ देता है, यानी कि जो वो लीगल सिक्योरिटी थी वो खत्म हो जाती है। अब फाइनेंशियल इश्यूज तो हो ही जाएंगे क्योंकि उसने उसे तलाक दे दिया। दूसरी चीज ये है कि अब उसे कोर्ट के केसेस लड़ने पड़ेंगे, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, जो वो खर्चा आएगा। प्लस अब वो जो बिल्कुल बेघर हो गई है, ये वाले जो सारे इश्यूज हैं उसके जीवन को और डिफिकल्ट बना देते हैं। अब उनका कहना एक और है, अगर तलाक ना भी दिया जाए, यानी कि पहले वाली वाइफ को अगर छोड़ा ना भी जाए और एक ही घर में अगर 2 महिलाएं रह रही हैं, 2 पत्नियां रह रही हैं, तो उनमें लगातार जो कंपैरिजन होता है, उनमें आपस में जो कंपटीशन होता है कि भाई एक सुंदर है, एक कम सुंदर है, एक यंग है, एक थोड़ी सी ज्यादा उम्र की है, तो इस तरीके से जो मेंटल टॉर्चर होता है खासकर पहले वाली पत्नी का, ये बहुत उसे इमोशनली तोड़ देता है, ये उसकी डिग्निटी को बहुत चोट पहुंचाता है। यानी कि अपने ही घर में वो एक सेकंड ग्रेड सिटीजन बनकर रह जाती है। अब ये जो कंपटीशन होता है, ये जो कंपैरिजन होता है, तो उससे क्या होता है कि उनमें आपस में जलन होती है, उनमें आपस में झगड़े होते हैं। और जो रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो देश की रिपोर्ट हो चाहे इंटरनेशनल रिपोर्ट हो, महिलाओं का कहना यह है, रिपोर्ट के अनुसार यह देखा गया है, जिस समाज में सेकंड मैरिज पॉलीगैमी होती है उसमें डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर हम सोशल स्टेटस की बात करें उन दोनों महिलाओं का ही, देखिए जो वो पुरानी वाली जो पत्नी है, जो पहले वाली जो पत्नी है, उसको समाज में कुछ इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि इसे तो छोड़ दिया इसके हस्बैंड ने, तो उसकी जो डिग्निटी है उस पर चोट होती है। जबकि जो दूसरी वाली पत्नी है, जो नई वाली पत्नी है, उसको अवैध माना जाता है समाज के अंदर, उसके चरित्र पर उंगलियां उठाई जा सकती हैं।
तो कहने का मतलब यह है, एक जो पहले वाली पत्नी है उसको छोड़ा हुआ महसूस कराया जाता है और जो दूसरी पत्नी है उसको अवैध महसूस कराया जाता है। कहने का मतलब यह है कि दोनों ही पत्नियों को सोशली रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता, उनके रिस्पेक्ट में कमी आती है, उनकी डिग्निटी में कमी आती है। तो इस तरीके के जो इश्यूज हैं महिलाओं के साथ वो रेगुलर होते हैं जिस भी समाज में मल्टीपल मैरिज होती है। तो इन बुराइयों के विरुद्ध जो महिला एक्टिविस्ट हैं वो लगातार उंगलियां उठाती रहती हैं, अपने मुद्दे उठाते रहते हैं। अब अगर हम बात करें जो और एक्टिविस्ट हैं, जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं, जो अपनी बातों को खुलकर रखते हैं, अगर उनके एस्पेक्ट्स को देखा जाए कि इससे किस किस तरीके की चीजें, मल्टीपल मैरिज से किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही हैं और अगर इसको हटा दिया जाए तो किस किस तरीके से समाधान निकल सकता है। देखिए, एक तो उनकी कहने की बात यह है कि जो सेकंड मैरिज के बहुत सारे केसेस इस तरीके के होते हैं जिसमें जो पुरुष है वो अपनी जो दूसरी पत्नी है, जिस लड़की से वो शादी करने जा रहा है, उसे इन्फॉर्म ही नहीं करता कि वो ऑलरेडी मैरिड है। और इस तरीके के केसेस भी देखे गए हैं, बताए जाते हैं, जहां इंटर रिलीजन मैरिज हो जाती है, यानी कि एक कम्युनिटी का पुरुष जहां मल्टीपल मैरिज अलाउड है वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर दूसरे रिलीजन में शादी कर लेता है और इस चीज को कहा जाता है कि वो अपने रिलीजन के लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए जानबूझकर ऐसा करता है। तो ये वाला जो चीटिंग वाला जो इश्यू है, इसको रोकने के लिए ये जो मल्टीपल मैरिज है इसको बैन करना जरूरी है। देखिए, एक बात है, मैं इंटर रिलीजन की बात नहीं करता, मैं ये कहता हूं कि अगर इस चीज को अप्लाई कर दिया जाए तो चाहे लड़की दूसरी कम्युनिटी की हो या फिर अपनी ही कम्युनिटी की हो, ये जो चीटिंग वाले केसेस हैं ये अपने आप रुक जाते हैं। दरअसल ये जो कानून है ये काम कैसे करेगा? देखिए, कानून के अंतर्गत दूसरी शादी पर बैन है, तो इस चीज को चेक करने के लिए कि कहीं ये पुरुष दूसरी शादी तो नहीं कर रहा, वो उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे अब से पहले तक। जब वो डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि इसके पेरेंट्स कौन है, फैमिली में कौन कौन है, पत्नी है नहीं है, पहले शादी हुई है नहीं हुई है। तो वो जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है शादी से पहले, उसके द्वारा ये पता चल जाएगा कि ये बंदा ऑलरेडी मैरिड है। तो जो चीटिंग की जो संभावना है उस लड़की से जिससे अभी शादी होने वाली है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। तो कोई भी रिलीजन हो, उस तरीके के इश्यूज जो चीटिंग वाले, जो फ्रॉड वाले केसेस हैं वो अपने आप बंद हो जाएंगे। दूसरी बात, जो कई सारे रिफॉर्मर्स हैं वो ये कहते हैं कि देखिए, हम माने ना माने, हम बात करें या ना करें, कम्युनल वायलेंस बिटवीन कम्युनिटीज, अलग अलग रिलीजन के बीच में, अलग अलग रिलीजन के लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होना बिल्कुल आम बात है, क्योंकि दो कम्युनिटी के या जो मल्टीपल कम्युनिटीज हैं उनके बीच के विश्वास, रिलीजियस विश्वास अलग अलग हैं। अब देखिए, सोशल विश्वास भी हो सकते हैं और लीगल विश्वास भी हो सकते हैं, और सोशल जो मान्यताएं हैं वो लीगल मान्यताओं पर भी निर्भर करती है। तो लीगल रूप से अगर कानून सब पर एक जैसे हो जाएं तो यूनिफॉर्मिटी बढ़ेगी समाज के अंदर। समाज के अंदर कानून जितने अलग होंगे, असमानताएं जितनी ज्यादा होंगी, तो वो एक दूसरे से अलग महसूस करते हैं। उस केस में अगर कानून समान है तो उससे यूनिफॉर्मिटी बढ़ेगी, यूनिफॉर्मिटी बढ़ेगी तो लोगों के विश्वास भी एक जैसे होते जाएंगे। देखिए, जो सोशल प्रोसेस है वो लंबा प्रोसेस है, लेकिन जो लीगल प्रोसेस है वो शॉर्ट प्रोसेस है, और जो सोशल प्रोसेस है वो लीगल जो कानून है उस पर भी निर्भर करते हैं। तो कम झगड़े हों, है ना, लोग एक जैसा महसूस करें, इसके लिए ये जरूरी है कि लीगल यूनिफॉर्मिटी लाई जाए, जिससे कि वैर भाव कम से कम हो, एक दूसरे से जलन कम से कम हो। देखिए, अगर किसी कम्युनिटी को विशेष अधिकार दिए जाएं तो उससे क्या होगा कि जो बाकी की कम्युनिटीज हैं वो ऑटोमेटिकली उसके प्रति जलन भावना रखेगी, ईर्ष्या भाव रखेगी, और जो विशेष अधिकार वाला है, जिस कम्युनिटी को कुछ अलग अधिकार दिए गए हैं, विशेष अधिकार दिए गए हैं, वो खुद को अलग समझेगा। तो ये जो अलग होने की जो भावना है यही समाज में ईर्ष्या, द्वेष, झगड़े का कारण बनती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो अगर कानून है वो सब समाजों पर एक तरीके से अप्लाई किए जाएं, एक जैसे कानून हो, तो वो जो सांप्रदायिक झगड़े हैं वो कम हो जाएंगे। तीसरी बात, एक जो बहुत बड़ा जो पूरे भारत का मुद्दा है वो है पॉपुलेशन का। अभी 140 करोड़ लोग हो चुके हैं, भारत सबसे आगे है पॉपुलेशन में, और इसी तरीके से अगर जनसंख्या बढ़ती रही तो रिसोर्सेज की भारी कमी होने वाली है भारत के अंदर। जनसंख्या बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण पॉलीगैमी को भी माना जाता है। देखिए, जहां एक से ज्यादा पत्नियां होंगी, स्वाभाविक है वहां बच्चे भी ज्यादा होंगे।
तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए यह भी एक जरूरी कदम है। देखिए, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जब और कानून आएंगे तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कुछ बेसिक काम कर लिए जाएं, जो शादी के जो कानून हैं वो एक जैसे हो सब पर, जिससे कि जब अगला कानून आएगा वो सब पर एक तरीके से अप्लाई किया जा सके। तो इसको एक एज अ प्रीकर्सर माना जा रहा है, यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए ये उससे पहले वाला कदम माना जा रहा है। भारत में एक बहुत बड़ा इशू डेमोग्राफिक चेंज का भी है, खासकर असम जैसे स्टेट के अंदर जो बॉर्डर स्टेट है। तो अब देखिए, जब एक कम्युनिटी में कुछ अलग प्रथा है, कुछ अलग कानून है उसके ऊपर, एक कम्युनिटी एक से ज्यादा शादी कर सकती है, जबकि जो बाकी की कम्युनिटीज हैं वो केवल एक ही शादी कर सकती है। तो उससे एक विश्वास ये बनता है कि जो एक कम्युनिटी है जिसको मल्टीपल मैरिज अलाउड है, उसकी संख्या जो दूसरी कम्युनिटीज हैं उसके कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से बढ़ेगी, यानी कि जो असंतुलन है वो बढ़ेगा। एक कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी के लोगों से ज्यादा होंगे, तो उससे जो जनसांख्यिकी है, जो डेमोग्राफिक चेंज है वो आएगा। और देखिए, ये डेमोक्रेटिक देश है, जिस कम्युनिटी के लोगों की संख्या ज्यादा होगी उसके पास ज्यादा पावर होगी, क्योंकि उसके पास इलेक्शंस को प्रभावित करने की पावर ज्यादा है। तो जो और कम्युनिटीज हैं उनका सख्त ऑब्जेक्शन है कि मल्टीपल मैरिज किसी के लिए भी अलाउड नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये बात हो गई एक तरीके की। अब एक बहुत बड़ी समस्या भारत में इनफिल्ट्रेशन की है। जो अवैध रूप से घुसपैठिए भारत में घुस जाते हैं काम धंधे के लिए किसी और वजह से, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। अब जो रिफॉर्मर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनका कहना यह है कि इस कानून से घुसपैठ में कमी आएगी, यानी कि इस कानून के द्वारा घुसपैठ को रोकने में मदद मिलेगी। वो किस तरीके से मिलेगी? देखिए, अभी क्या होता है, जब घुसपैठ होती है, लोग भारत में घुस जाते हैं, बांग्लादेश से घुस जाते हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने का ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। उसके ऊपर वो अगर यहां पर शादी भी कर ले भारत में, तो वो नेटवर्क, लोकल नेटवर्क बन जाता है। और अगर वो एक से ज्यादा शादी कर ले, अब देखिए पहली पत्नी को तो पता नहीं चलेगा, है ना, इस तरीके का कोई प्रोसेस भी नहीं है चेक करने का। अगर वो 2-3 शादी कर ले तो वो एक बड़ा लोकल नेटवर्क बन जाता है। अब ये मान के चलो कि अगर 10 साल बाद वो पकड़ा जाए कि वो घुसपैठिया है, लेकिन अब उसकी पत्नी भी भारतीय है, उसके बच्चे भी हो गए हैं, तो लोग उसके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, उसका एक नेटवर्क बन जाता है। अब उस घुसपैठिए को निकालना और मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब इस कानून के बनने के बाद क्या होगा, जैसे ही वो शादी करेगा, पहले उसके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, तो उसकी पूरी ट्रेलिंग चेक होगी कि इसके माँ बाप कौन है, वो कहां से आया है या कहां रहता है। जब वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे तो वो तुरंत पकड़ा जाएगा कि भाई वो यहां का है ही नहीं, तो शादी भी नहीं हो पाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि वो भारत का नहीं है, यानी कि उसे डिपोर्ट करना आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से घुसपैठ की प्रॉब्लम भी यहां से सॉल्व होती है। तो जो रिफॉर्मर्स हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, अलग अलग तरीके के, उन सबके अलग अलग विचार हैं, है ना। एक वुमेन एक्टिविस्ट यहां पे काम कर रहे हैं, एक जो मुस्लिम्स के फेवर में जो एक्टिविस्ट हैं वो काम कर रहे हैं, और जो दूसरी कम्युनिटी के एक्टिविस्ट हैं वो एक तरीके से सोच रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है, कि इस कानून को एक रिफॉर्म के रूप में देखा जाएगा या फिर एक समाज के द्वारा उसके कानूनों के हनन के रूप में देखा जाएगा। क्या ये कानून, देखिए जो अगला कानून आने वाला है, जो हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं कि इसके बाद अगर वो इलेक्शन जीते तो कॉमन सिविल कोड भी लाया जाएगा, वो पहले ही सेशन में ला दिया जाएगा। तो ये कानून क्या कॉमन सिविल कोड से पहले होने वाला है, पॉपुलेशन कंट्रोल से पहले होने वाला है, क्या जो और राज्य सरकारें हैं असम के इस कानून को फॉलो करने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो ये थी हमारे आज के वीडियो। अगली बार फिर किसी और महत्वपूर्ण विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।